इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो संविधान के अध्याय 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णित है। मतलब 124 से लेकर 147 तक की चर्चा हम लोग करेंगे। 124 में क्या दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संसद अपना कैसे करेगी, क्या करेगी, ये 124 एक में है। 124 दो में ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करेगा, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। ये लोग 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक काम करेंगे, तो 65 वर्ष की उम्र तक काम करेंगे और ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे या कदाचार द्वारा हटाए जाते हैं तो बात करते हैं। 124(3) में क्या वर्णित है, अहर्ताएँ। कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसमें क्या चीज़ है, 3 योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो। 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। 2 या 2 से अधिक न्यायालय में रह सकता है लगातार, एक योग्यता हो गई। दूसरी योग्यता ये है, एक या एक से अधिक हाई कोर्टों में लगातार 10 वर्ष तक वो है अधिवक्ता रहा हो। और तीसरी कंडीशन ये है, राष्ट्रपति की दृष्टि से वो है विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। ये 3 कंडीशन है। अब नियुक्ति होनी है, तो नियुक्ति होती कैसे है तो बता दें यहीं पर आपको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, ये लोग जिसको राष्ट्रपति को राय देते हैं और राष्ट्रपति इन्हीं के परामर्श के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति कर देता है। एक बार इंदिरा गांधी ने क्या किया कि केशवानंद भारती वाले बाद में लोगों को हटा दिया, सिलेक्ट, ग्रोवर और 3 लोगों को सेलेक्ट हो गया, हेगड़े हो गए, ग्रोवर को 3 लोगों को हटा के आनंद राय करके थे अजीत नाथ राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। उसके बाद 1903 में एक सिस्टम आया, फैसला है, उसके तहत ये कह दिया गया स्पष्ट रूप से कि अब जो सीनियर मोस्ट होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। तब से उसको फॉलो करते आ रहे हैं। कहने का मतलब ये 124(3) में जो अहर्ताएँ दी गई हैं, उन अहर्ताओं के अलावा या उनके साथ कह सकते हो कि राय कौन देता है, परामर्श कौन देता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, वो बनाएंगे। यही चीज़ हाई कोर्ट के लिए भी होती है, जज के लिए। लेकिन जब उनका हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होनी होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की राय है। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति को इनकी राय मानने के लिए आबद्ध हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होनी है तो चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और हाई कोर्ट में तो चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन हाई कोर्ट के जज का एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफ़र हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस की राय आवश्यक होती है। अब 124(4) में क्या है पता लगा, महाभियोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजों को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा भाई, 2 चीज़ें उसमें शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब दोष सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर क्या किया जाएगा, इनको हटाया जाएगा। अब हटाना है, मान लीजिए, हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कहीं भी लाया जा सकता है महाभियोग इनके खिलाफ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में। लाना है मान लीजिए लोकसभा में, तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य लिख के दें कि हम इनके खिलाफ लाना चाहते हैं। यदि राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य लिख के दें कि हम इनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं। जब ले आएंगे, चलिए आ गया, मान लीजिए महाभियोग के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मान लीजिए लोकसभा में 100 लोगों ने साइन कर दिए कि हाँ ये जज साहब बड़े खराब हैं और इन्होंने घूस लिया है, और सौमित्र सेन टाइप बंगाल के उच्च न्यायालय के जज थे, उस टाइप की ला दी गई। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद एक कमेटी गठित होगी
जिसका वर्णन कहाँ दिया गया है, रेगुलेशन है, इन्वेस्टिगेशन करेगी नियम के तहत 124(5) में। एक जो समिति बनेगी उसमें 3 लोग होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का जज होगा, एक विधि पारंगत कोई होगा। 3 लोगों की कमेटी बनेगी, वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देगी कि हाँ जज साहब के ऊपर मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बनता है तो हटा दिया जाएगा, नहीं बनता तो नहीं हटाया जाएगा। 124(5) में कमेटी के बारे में हो गया, नियम के बारे में हो गया। 106 में क्या है, सॉरी 124(6) में इनको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ कौन दिलाता है, आपको पता ही है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है, और शेड्यूल 3 के अनुसार इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। और 124(7) में क्या दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब 65 वर्ष के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो किसी भी भारत के न्यायालय में, कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यही कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए है, यही कंडीशन हाई कोर्ट के जज के लिए है। बस अंतर इतना है, हाई कोर्ट के जज जिस राज्य के हाई कोर्ट से रिटायर होंगे उस राज्य के हाई कोर्ट में नहीं करेंगे वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या अन्य कोर्ट में कर सकते हैं। ये तो मामला आपका था कितना, 124(7) पॉइंट। इस बार फिर से बोलते हैं, गठन हो गया 1 में, 124(1) में, 2 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाएगी, 3 में अर्हताएँ हो गई, 4 में महाभियोग, 5 में नियम, 6 में शपथ, और 7 में प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी कोर्ट में। ये था 124। 125 में क्या है, भाई वेतन भत्ते दे दिए जाएँ, तो इस समय जो वेतन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000 और अन्य का 250। 126 में क्या है, कार्यकारी न्यायाधीश जब असमर्थ होते हैं, मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य मुख्य न्यायाधीश असमर्थ होते हैं या कहीं जाते हैं या कोई अन्य कारण है, तो राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर सकता है कार्यकारी न्यायाधीश। 126 में वर्णित है। 127 में एडहॉक। एडहॉक में क्या दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से किसी भी ऐसे जज को, किसी हाई कोर्ट के किसी भी जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, उसे नियुक्त कर सकते हैं जब उन्हें कार्रवाई को संचालित करने के लिए क्या ना पूरा हो रहा हो, तो कोरम पूरा ना हो रहा हो। यहीं आपको बता दें, इस समय जब शुरुआत में गठन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तो 7 न्यायाधीश हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में। आज की तारीख में 33+1, आज 34 हैं। 127 में एडहॉक हो गया। 128 में पूर्व न्यायाधीश। पता लगा यदि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व परामर्श लेके कि जो रिटायर हो गए हैं उनको कार्य के लिए बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। 129 में अभिलेखी न्यायालय होगा। जो भी निर्णय होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो अभिलेख के तौर पर रखे जाएंगे और सभी लोगों को मानना होता है। 130 में स्थान हो गया। कहाँ पर हो गया, दिल्ली में है, इसके अलावा एक बार श्रीनगर में और मुंबई में लग चुका है। और 131 क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन सा है, नंबर ही एक राज्य, केंद्र सरकार एक तरफ और राज्य एक तरफ विवाद हो रहा है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कोई विवाद होता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसके पास होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। इसी तरह पता लगा सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ राज्य एक तरफ और कुछ राज्य दूसरी तरफ विरोध में है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। या 2 राज्य हैं जैसे यूपी एमपी हैं, इनका कोई विवाद उठता है तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसके पास होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। ये तो वर्णित है 131 में। 132 में क्या है, कोई मामला ऐसा है, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, संवैधानिक मामले में जो अपीलें होंगी, हाई कोर्ट में कोई मामला फंसता है तो उसकी अपील कहाँ होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में होगी। 132 में संवैधानिक मामले में, 133 में सिविल मामले में, 134 में आपराधिक मामले में, क्रिमिनल मामले में अपीलें होंगी, और 134A में प्रमाण पत्र के तहत जाएंगे और रिपोर्ट कहाँ करेंगे। मतलब हाई कोर्ट में कोई केस सिविल मामला है, हार गया तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा 133 के माध्यम से। 134 के माध्यम से आपराधिक मामले में जाएगा। पता लगा हाई कोर्ट ने अपने पास मामला बुलाया था, वो निर्दोष व्यक्ति था और उसको सजा दे दी,
या कोई दोष मुक्त हो चुका था निम्न न्यायालय से, हाई कोर्ट में आया, उसको फांसी दे दी या अन्य सजा दे दी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाएगा। 135 में फेडरल न्यायालय की कुछ शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। 136 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लीव अपील SLP। सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश न्यायालय या अधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश की क्या कर सकता है? अपील सुन सकता है, विशेष अपील की अनुमति दे सकता है। ये है 136। लेकिन ध्यान रखना है 136 में कि ये सेना न्यायालय के बारे में कोई निर्णय हुआ हो उसकी अपीलों के बारे में नहीं सुनता है। 137 में क्या है? रिव्यू। संसद के किसी निर्णय का 145 के अधीन दिए गए निर्णय का या संसद या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही निर्णय कोई दिया है उसकी रिव्यू कर सकता है। हाँ, कर सकता है। पावर कहाँ है? 137 में। 138 में क्या है? 138 में संसद द्वारा उन्हें कुछ शक्ति प्रदान की जाती है। 139 में क्या है भाई? 139 में 139 जा रहा है क्या मामला भाई? चलिए देख लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा। हाँ, 139 में क्या है कि कुछ रिट निकालने की शक्ति है जब 32(2) के अतिरिक्त 32(2) में जो 5 रिटें हैं, हेबिस कॉर्पस हो गया, मैंडमस हो गया, हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी एंड क्वारंटो के अतिरिक्त कोई और आदेश है तो निकाल सकते हैं। 139 में 139 में ये है। 139A में क्या है? 139A में क्या है? मामलों का अंतरण, ट्रांसफ़र। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मामला अपने पास मंगा सकता है स्वविवेक से, भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर, या कह सकते हो कि पक्षकार के आवेदन पर अपने पास मंगा सकता है, या एक राज्य से दूसरे राज्य को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये आपका हो गया 139A। 140 में अनुषंगिक शक्तियाँ हो गई। 141 में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो अधीनस्थ न्यायालय उसे मानने के लिए आबद्ध है, उन्हें मानना ही होगा, नहीं मानेंगे तो अवमानना हो जाएगी। 142 में क्या दिया गया है? 142 में ये दिया गया है कि पता लगा कि कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, आदेश दिया, उसको पालन कैसे कराया जाए। तो उसके पालन के लिए संसद एक विधि बनाएगी, जब तक विधि नहीं बनाती है तब तक राष्ट्रपति के आदेश हो जाएगा। और 142 दो इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष किसी को उपस्थित करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, दस्तावेज पेश करने के लिए, या अपने अवमानना के लिए पेश करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। 143 में क्या है? 143 में ये है कि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई विधि का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे अभी नहीं सुलझाया गया तो दिक्कत हो सकती है, तो फिर वो अपनी राय मांगता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय अपना राय देता है और उसे स्वीकार कर सकता है राष्ट्रपति, या अस्वीकार कर सकता है। 143 में हो गया। 144 ऐसे ही कुछ होगा, ध्यान नहीं आ रहा है। 145 में 145 में जो खासकर है नियम बनाना है। इससे 145 तीन इम्पॉर्टेंट है। जब कोई संवैधानिक मैटर होगा, कोई भी संवैधानिक मामला होगा, तो कम से कम कितने जजों की पीठ होनी चाहिए? तो 5 जजों की पीठ होनी चाहिए। कम से कम 5 जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और वो निर्णय देंगे तब संवैधानिक मामला माना जाएगा। ये 145 में 46 में कुछ अपने कर्मचारियों के बारे में है, या निर्वाचन के 47 में निर्वाचन के बारे में है। ये मामला हुआ आपका 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। खासकर इसमें 131 हो गया, 136 हो गया, 137 हो गया, 141 हो गया, 143 हो गया, मतलब कई बार कई प्रश्न पूछे गए हैं, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कैसे क्या है। महाभियोग के बारे में बता चुका हूँ। महाभियोग जब लगेगा तो एक चीज़ जो छूट गई थी वो बता दूँ कि एक ही सत्र में उपस्थित और मतदान करने वालों के विशेष बहुमत से उसे पारित होना होगा। ये नहीं कि एक सत्र में आज पारित करा लिया और दूसरे सत्र में जब दूसरी बार अधिवेशन होगा, दूसरी बार जब सत्र आएगा तब कराएंगे, नहीं, एक ही सत्र में पारित कराना होगा। एक ही सत्र में विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है।
तो ये था आपके सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आगे कुछ यदि कोई किसी विषय में और भी वीडियो के बारे में जानना चाहता है या टॉपिक के बारे में लेक्चर सुनना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट दे सकते हैं और अपना विषय चुन सकते हैं। धन्यवाद।